वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पहले लेक्चर के आगे का पोर्शन है, जिसमें हम बेनिफिट्स ऑफ ऊप और डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले जो है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म है। तो सबसे पहला हमारा जो बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म का वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स रीयूजेबिलिटी एंड लिविंग अनयूज्ड कोड। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म का एक पिलर है, जिसका मीनिंग है रीयूजेबिलिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे रियल लाइफ के अंदर हम अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेड्स एक्सेस करते हैं और इस नेचुरल इन्वायरमेंट में हम कुछ अपने ट्रेड्स को हासिल करते हैं, अपने कुछ ट्रेड्स, कुछ नए फीचर्स को डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं। सिमिलरली इनहेरिटेंस, यदि हमारा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हमने किया है या कोई क्लास हमने डेवलप की है, तो उस क्लास के अंदर यूजेबल कोड जो भी होगा वो हम हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, और जो अनयूज्ड कोड होगा हम उसे एज इट इज़ लीव कर देंगे। तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल हुआ, हमारे टाइम की बचत हुई, हमारा डिबगिंग ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हुआ। तो देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए आगे देखते हैं हम। वी कैन बिल्ड प्रोग्राम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल। हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल्स हैं, रादर देन स्क्रैच, विच लीड टू सेविंग द टाइम विद ए हायर प्रोडक्टिविटी। जब स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल से हम अपना प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो उससे हमारे समय की भी बचत होगी और हायर प्रोडक्टिविटी, बहुत जल्दी हम अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है द डेटा हाइडिंग कंसेप्ट लीड टू मेक मोर सिक्योर प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि डेटा का जो हाइडिंग है, इससे हमारा प्रोग्राम मोर सिक्योर हो गया। डेटा हाइडिंग जो कंसेप्ट है वो सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, हम सी प्लस प्लस के अंदर प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे जो अदर पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम का जो अदर पोर्शन है जिसमें डिफरेंट अदर क्लासेस को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तो वो, या फिर डिफरेंट इंडिपेंडेंट फंक्शंस को डिज़ाइन किया गया है, तो वो जो है हमारे क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हमारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर क्लास के फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम ज़्यादा सिक्योर होगा। तो ये डेटा हाइडिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ पॉसिबल टू मेक मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। श्योर कि हम एक से ज़्यादा सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। टू को एग्जिस्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस। यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन, मेमोरी पार्टीशन का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है कि अगर हम एक ही क्लास के मोर देन द वन ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर एक के लिए एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन होगा, मेमोरी पार्टीशन अलग अलग होगा, तो उससे इन ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ ईजी टू डिवाइड द वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट वर्क असाइन कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जिसके बेसिस पे हमारा प्रोग्राम बहुत आसान हो जाएगा, डिबगिंग में आसानी होगी। और नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम्स। जहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर को हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को यूज़ करते हुए किया है, इनके प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए किया है, वो इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से स्मॉल टू लार्ज सिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल टू लार्ज सिस्टम्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अगला पॉइंट हमारा है इंटरेक्शन टू द एक्सटर्नल सिस्टम बिकम्स मच ईजी बिकॉज मैसेज पासिंग। तो यहाँ पे एक मैसेज पासिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हम
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बाय यूजिंग द डिफरेंट फंक्शंस आसानी से पास कर सकते हैं या फिर रिटर्न करा सकते हैं। उससे एक्सटर्नल सिस्टम्स, हमारे जो मेन क्लास है वो अदर क्लासेस से आसानी से इंटरेक्ट कर सकती है बाय यूजिंग द मैसेज पासिंग। जो एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं उनसे बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है, आसानी से डेटा को पास करा सकते हैं, आसानी से वो एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से यूजिंग द मैसेज पासिंग टेक्निक। तो मैसेज पासिंग टेक्निक में जब हम ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट क्लासेस के भी हो सकते हैं, सेम क्लास के भी हो सकते हैं, जिससे इंटरेक्शन टू द एक्सटर्नल सिस्टम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज्ड। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है यदि हमने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के बेसिस पे किया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो जनरली हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारी जो C++ प्रोसीजरल अप्रोच डिफरेंट लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट होती है, मॉड्यूलर अप्रोच डिफरेंट लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट होती है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी दो तरह की एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जहाँ पे डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये तीन प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बेस्ड के फीचर्स के साथ इनहेरिटेंस और डायनेमिक बाइंडिंग को कंबाइन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है रियल टाइम सिस्टम्स का। रियल टाइम सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे टाइम मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। और जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, तो इस तरह के सिस्टम्स जो होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, आसानी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के थ्रू डेवलप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइमुलेशन एंड मॉडलिंग। साइमुलेशन मीनिंग डेवलपिंग ए विजुअल फॉल्स इन्वायरमेंट, एक आभास क्रिएट करना, एंड मॉडलिंग बेसिकली मॉडलिंग इम्प्लीमेंटिंग द डिफरेंट मॉडल्स। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। पता है हमें हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर मीडिया हमारा क्या है, हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक्चुअल में DSS इज़ ए पार्ट ऑफ MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म से बहुत आसानी से डेवलप किया जा सकता है। तो ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है CPP लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले CPP वाज डेवलप्ड बाय द जार्ने स्टाउस्ट्रप इन 80s and 80s बेल लैब इन अर्ली 1980। 1980 के अंदर जार्ने स्टाउस्ट्रप ने 80s and 80s बेल लैब में C++ को डेवलप किया था। नेक्स्ट हमारा आता है कि ही कंबाइंड द बेस्ट फीचर ऑफ अ Simula 67 विद C लैंग्वेज एंड कॉल इट C विद क्लासेस, बट इन 1983 the name changed to C++। Simula 67 में क्लासेस का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और C लैंग्वेज दोनों को जान बाइंड करके लैंग्वेजेस, नई लैंग्वेज को क्रिएट किया, जैसे हम C विद क्लासेस का नाम इन्होंने दिया। बट 1983 के अंदर इन्होंने इसका नाम चेंज करके C++ कर दिया, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ C। नेक्स्ट है During the early 1990, language underwent a number of improvement and changes। 1990 में लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, इम्प्रूवमेंट्स हुए, और 1997 के अंदर ANSI और ISO दोनों ने मिलके इसे चेंज किया। In November 1997, ANSI and ISO standard committee standardized such changes and added new features to the language specification। तो यहाँ से 1997 से ANSI C++ का कंसेप्ट शुरू हुआ विद एक्सटेंडेड वर्जन। नाउ नेक्स्ट इज ए CPP प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन। प्रोग्राम जब हम लोग डेवलप करेंगे तब तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ही, उससे पहले हम थियोरेटिकली इसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में C++ प्रोग्राम के अंदर है क्या। देखिए
डबल फॉरवर्ड स्लैश में मैंने सिंपल प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड iostream.h वॉइड मेन डिलीमीटर स्टार्ट इन टेक्स्ट स्टेटमेंट टर्मिनेटर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप देख रहे हैं इसमें डबल कोट्स में बैकस्लैश एंड एंटर द वैल्यू और स्टेटमेंट टर्मिनेटर है यहाँ पे। तो ये जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है इसे इंसर्शन ऑपरेटर का नाम देते हैं, और सी इन के साथ जो यूज़ हो रहा है वो एक्सट्रक्शन ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारा सी आउट, दो बार डबल इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, वैल्यू एंटर्ड, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर है, वैल्यू एंटर्ड एक्स। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है उसे हम कहेंगे कैस्केडिंग ऑफ। तो चलिए देखते हैं हम आगे सीपीपी प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन iostream.h। तो iostream.h हेडर फाइल है क्या? iostream मीनिंग डेटा को कंसिडर किया जा रहा है स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में कि डेटा इनपुट स्ट्रीम है और डेटा आउटपुट स्ट्रीम है। तो सबसे पहले हमारा जो क्लास है iOS क्लास, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट होता है जो खुद से इंस्टेंशिएट नहीं होता। इस iOS क्लास को बनाया गया iStream और OStream क्लास से। iStream और OStream क्लास इनपुट स्ट्रीम एंड OStream आउटपुट स्ट्रीम क्लास। Cin इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड OStream Cout इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए OStream क्लास। इन दोनों को कंबाइन करके iOStream क्लास को डिज़ाइन किया गया, जैसे हम यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड iostream.h। तो यहाँ पे Cin एंड Cout बोथ ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग iostream क्लास, और iOS इज द बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट हमारा जो आता है कंसेप्ट सीपीपी प्रोग्राम का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो ठीक है, पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा iostream.h का। ये प्रोग्राम एक्चुअल में सी स्टाइल का प्रोग्राम है। वॉइड मेन, यहाँ पे मेन फंक्शन से प्रोग्राम आपका शुरू होता है, और उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इंट एक्स, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का, एंड सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर को यूज़ किया गया, और एंटर द वैल्यू और सी इन के साथ एक्सट्रक्शन ऑपरेटर को यूज़ किया गया। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये कैस्केडिंग यूज़ किया गया, फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, तो कैस्केडिंग यहाँ पे यूज़ किया गया, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। चलिए अब देखते हैं इनपुट स्ट्रीम और सी आउट और सी इन का वर्किंग कैसे होता है। तो सी आउट विद इंसर्शन ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है C++ वेरिएबल और स्ट्रिंग्स जो हैं ये इंसर्ट की जाती हैं यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ अ सी आउट ऑब्जेक्ट ऑफ ए आउटपुट स्ट्रीम क्लास और स्ट्रीम क्लास टू द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे डेटा को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सीपीपी प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन विद Cin एक्सट्रक्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक्सट्रक्शन ऑपरेटर का वर्किंग क्या होता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड से जो भी वैल्यू दी गई है वो उसे Cin ऑब्जेक्ट ऑफ ए इनपुट स्ट्रीम क्लास ये रिसीव करता है, और विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रक्शन ऑपरेटर बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर जिसे ओवरलोड किया गया है, जब भी वो Cin के साथ आएगा उसे ओवरलोड किया गया है, और ये जो है डेटा को इंसर्ट करेगा एट द लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल और ए स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पे उसे अपलोड कर देगा डेटा को। नेक्स्ट हमारा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ C++ के अंदर कितने तरह के एरर होते हैं। तो आपको याद होगा कि C लैंग्वेज के अंदर मैंने बताया था कि प्रोग्राम का कंपाइलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को एडिट करते हैं, फिर कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, या फिर हम उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन के दौरान सबसे पहले जो सिंटैक्स एरर होता है, जो भी हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करते हैं, तो वो सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपीयर होती हैं। तो उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम, और कंपाइल टाइम या फिर कंपाइल टाइम और सिंटैक्स एरर बोलते हैं। और उसके बाद जो है उसकी ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है, उसी नाम से .obj फाइल बनती है, और ऑब्जेक्ट कोड को के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को ऐड कर दिया जाता है। फाइनली .exe फाइल बनती है, .exe फाइल एग्जीक्यूट होती है। यदि exe फाइल के कोई रन टाइम एरर नहीं है तो फिर उसका
डेटा इनपुट कराया जाता है। यदि डेटा इनपुट आपने सही किया है, डेटा इनपुट एरर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में लॉजिकल एरर अगर हमारा करेक्ट है तो हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा। तो अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर तो पता लग गया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी प्रोग्राम के अंदर होती है उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। रन टाइम एरर एक्चुअल में ट्रैप्स होते हैं रन टाइम में, जैसे हम डिवीज़न बाई ज़ीरो, एग्जांपल है डिवीज़न बाई ज़ीरो, डिवाइड बाई ज़ीरो, किसी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटिव वैल्यू आएगी। या फिर हम एक ऐसी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। हमें सपोज इंट ए ऑफ 10 डिक्लेयर किया और हम ए ऑफ 10th लोकेशन को ही एक्सेस कर रहे हैं, तो ये जो है ये एरर है रन टाइम एरर। तो नेक्स्ट हमारा डेटा इनपुट एरर, सिंपली इंटीजर की जगह स्ट्रिंग को इनपुट करा देना, ये डेटा इनपुट एरर है। और लॉजिकल एरर बेसिकली प्रोग्राम का लॉजिक, द वे ऑफ सॉल्विंग ए प्रोग्राम, वो तरीका अगर सही है हमारा तो लॉजिकल एरर हमारा होगा। तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो प्रैक्टिकल सेशन होगा। अभी तो थियोरेटिकल कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है, देखते हैं हम यूज़ करेंगे कोड ब्लॉक्स यूज़ करेंगे या फिर विजुअल कोड को पे इम्प्लीमेंट करेंगे इन प्रोग्राम्स को, C++ के प्रोग्राम्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।